दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो है भारत के मास्टर प्लान के बारे में। अभी हम देखेंगे कि पूरा जो वर्ल्ड है ये एक अलग तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ जूझ रहा है। जैसे यूएस एक बहुत बड़ी पावर है और वो टैरिफ लगा रही है सारी कंट्रीज के ऊपर। या उनका एक मोनोपोली चल रहा है कि अगर आप रसिया के साथ अगर आप बिजनेस करोगे तो हम आपके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ चार्ज करेंगे। इवन की एक नई उनकी अ, कोई उनके संसद के अंदर कुछ लॉ पास होने वाला है जहाँ पे रसिया के साथ बिजनेस करने पे वो 500% तक का टैरिफ चार्ज कर सकते हैं और इसका राइट राष्ट्रपति के पास वो हो सकता है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब इन सब के बीच में इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस है और इंडिया के पास किस तरीके का मास्टर प्लान है, आइए आज हम उस चीज के ऊपर बात करते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से कोई भी कंट्री खुश नहीं है और सबसे इसका सबसे जो रिसेंट एग्जांपल इसलिए मिला कि जो आपके फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, उन्होंने भी साफ साफ कहा कि हमें G7 कंट्री और ब्रिक्स कंट्री के साथ मिलना चाहिए। मतलब दोनों ब्रिक्स और G7 कंट्री को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और इसमें भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात करेंगे भारत कैसे इंपॉर्टेंट है। केवल यूएसए के लिए नहीं, चाइना के लिए नहीं, यूएनओ के लिए नहीं, सबके लिए भारत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, आज जो इंडिया है ना, दो अलग अलग धुरी पे बटा हुआ है, दो वर्ल्ड पावर के बीच में फंसा हुआ है। पहला है यूएसए, जो कि वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर है और पूरे वर्ल्ड का 25% ऑफ जीडीपी है। दूसरी तरफ है चाइना। चाइना सबसे फास्टेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग पावर है और स्पेशली इन एशिया। और इनका जो होल्डिंग है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो भी आउटपुट आता है उसके अंदर 27% या तो ये खुद प्रोड्यूस करते हैं या उस 27% के अंदर इनके यहाँ के बनाए हुए रॉ मटेरियल्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें लगी होती हैं। तो दोनों ही ग्लोबल जो तो दोनों ही ग्लोबल डोमिनेंस के लिए फाइट कर रहे हैं, चाइना और यूएसए दोनों। रिसेंट में एक बहुत बड़ा एग्जांपल आया था। अभी हमने देखा है कि यूएसए ने किस तरीके से वेनेजुएला में, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पे एक मिलिट्री स्ट्राइक किया इन्होंने और प्रेसिडेंट मदुरो को कैप्चर किया। अब इसके अंदर काफी सारी चीजें आई। बहुत सारे जो स्टेट्स लीडर, कंट्री के लीडर्स थे, उनका कुछ अपना स्टेटमेंट भी था। लेकिन इस तरीके से अगर कहीं पे भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अगर आप अटैक करते हैं और वहाँ के राष्ट्रपति को सीधे बंधक बना के अपने हाल लाते हैं, तो आई थिंक ये कहीं से भी सही नहीं है। अगर आप उनको किसी बेस के ऊपर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप उनके कोर्ट में, आप उनके यहाँ जाके उनको पनिश कीजिए, उनके लॉ के साथ उनको चैलेंज कीजिए, है ना। अगर ऐसा ही है तो फिर आपका तो पाकिस्तान के साथ भी जो इतना अच्छा अलायंस हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खैर, वो दूसरी बात है। अभी हम बात करते हैं यूएसए, चाइना और इंडिया के अंदर किस तरीके का कोलिशन हो रहा है और इंडिया के पास किस कौन सा मास्टर प्लान है जिसके वजह से आज इंडिया अभी पॉपुलर है और 21st सेंचुरी का सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री बन के आ सकता है। इसके पास ऐसा क्या है? अगर हम अभी देखेंगे तो जो भी कंट्रीज हैं उनको किसी न किसी के साइड जाना पड़ रहा है। जैसे कि अभी हमने रिसेंट में देखा वेनेजुएला, वो बोल रहे हैं कि मैक्सिको, ट्रम्प बोल रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड को भी ले लेंगे। तो जब अगर ग्रीनलैंड को लेंगे तो फिर जो यूरोपियन यूनियन है वो भी उनसे ज़्यादा खुश होगी। तो एक अलग तरीके का एक डिस्प्यूट चल रहा है। अभी आप देखें तो जो सॉफ्ट पावर है वो बैकएंड पे जा रही है और जो हार्ड पावर है वो प्रिवेल कर रही है पूरे वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के अंदर। अब इन सारी चीजों के अंदर अगर हम देखें तो इंडिया ने अभी, ऐसा नहीं है कि किसी का साथ नहीं दिया है, हाँ, लेकिन किसी को चूज नहीं किया है कि हम पर्टिकुलर यूएसए के साथ रहेंगे या हम पर्टिकुलर रूस के साथ रहेंगे या हम पर्टिकुलर चाइना के साथ रहेंगे। इनकी एक अपनी एक इंडिपेंडेंट डिसीजन है कि हम अपना डिसीजन अपने इंटरेस्ट के लिए लेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा और ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी भी है। अगर हम अभी रिसेंट की बात करें तो जो इंडिया का एक सबसे बड़ा रूल है कि सबके साथ दोस्ती
रखना है, बट किसी के दबाव में हमें नहीं रहना है। इसीलिए अगर हम आज देखें तो इंडिया क्वाड का भी मेंबर है, जिसमें यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री है। और अगर देखा जाए तो भारत ब्रिक्स कंट्री का फाउंडिंग मेंबर भी है, जहां पे ब्राजील, चाइना और रसिया जैसे कंट्री है, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं इसमें। अब इसका मतलब हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम तो दोनों तरफ हैं, मतलब हम कंफ्यूज हैं, ऐसा नहीं है। हम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है। हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के स्ट्रेटेजी पे, सिद्धांत पे हम चल रहे हैं, जहां पे मोदी जी का फोकस जो सीधे सीधे है वो डोमेस्टिक ग्रोथ को सपोर्ट करने का है, और साथ में 21st सेंचुरी का ग्रेट पावर बनने पर है। अगर हम देखें तो यूएसए और चाइना दोनों ही नर्वस हो रहे हैं। दोनों ही इंडिया के साथ हैं, लेकिन दोनों ही इंडिया के इस स्ट्रेटेजी से नर्वस होते हैं, इंडिया के इस ग्रोथ से नर्वस होते हैं, नहीं चाहते हैं कि इंडिया इस तरीके से ग्रोथ करे। लेकिन इनकी एक अपनी मजबूरी भी है कि ये इंडिया का साथ भी नहीं छोड़ सकते। मतलब इंडिया अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना डिसीजन ले रहा है, और किसी के दबाव में बिल्कुल ही नहीं है। अब ये समझते हैं कि ऐसा क्यों है, इंडिया के साथ इस तरीके का लिवरेज क्यों मिला हुआ है। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर हम देखें तो करेंटली में जो इंडिया का जीडीपी है वो टॉप 5 कंट्रीज, मतलब टॉप 5 इकोनॉमीज के अंदर है। मतलब $3.5 ट्रिलियन का अपना इकोनॉमी है इंडिया का, और 2030 आते आते, 2026 अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब इन नेक्स्ट 4 ईयर हम 3 ट्रिलियन से 7 ट्रिलियन, मतलब हमारी इकोनॉमी सीधे डबल हो जाएगी, डबल से ज्यादा हो जाएगी। और जैसे ही हम 2030 में $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, वैसे ही जर्मनी, जापान जैसे दोनों कंट्री की जीडीपी को जब हम कंबाइन कर देंगे तो हम उससे भी ज्यादा बड़े हो जाएंगे। तो यही वजह है कि यूएस हो या यूरोपियन यूनियन हो या चाइना हो, कोई भी इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता है अभी इस करेंट सिनेरियो के अंदर। इसमें सबसे एक बड़ा एग्जांपल हमें देखने को मिला है, और ये इवेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है इंडिया के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी, कि जो रसिया और यूक्रेन का वार हुआ था, तो उसके बाद से यूएस ने बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर उन्होंने सैंक्शन लगा दी थी, कि कोई भी मतलब रसिया के ऊपर सैंक्शन लगा दी थी, और उसमें ये था कि कोई भी कंट्रीज अगर रसिया से किसी भी तरीके का बिजनेस डील करता है, रखता है, तो उसके ऊपर यूएस अपना टैरिफ फोर्स कर सकता है, सैंक्शन लगा सकता है। लेकिन इसके वजह से बहुत सारी कंट्रीज ने अपना बिजनेस रोका। लेकिन वहीं 2024 के अंदर रसिया से भारत ने सबसे, अब तक का सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट किया, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचाए अपने यहाँ, और इंडिया को भी इससे इकोनॉमिक सपोर्ट मिला, और रसिया का भी जो इकोनॉमिक है वो फ्लोट करता रहा, मतलब उसके पास भी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आई, उसको भी जो चाहिए उसको मिला, भारत को भी जो चाहिए वो मिला। तो एक मतलब इंडिपेंडेंट डिसीजन का ही नतीजा है कि हम किसी के दबाव में नहीं है, हमने अपना डिसीजन खुद लिया कि भाई हम तुम्हारे से बिजनेस, हम तो रसिया के साथ बिजनेस करें क्योंकि वो हमारे बेनिफिट्स में है। और हम देखें कि उसी साथ, मतलब रसिया के साथ तो हम बिजनेस कर ही रहे हैं, साथ के साथ हमने यूएस के साथ भी तकरीबन मोर देन $20 बिलियन का हमने डील साइन किया, जिसके अंदर हमें फाइटर जेट्स, ड्रोन, एडवांस डिफेंस डील की साइन, कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी डील साइन हुआ, सेमीकंडक्टर में पार्टनरशिप का डील साइन हुआ। तो ये सारी चीजें हमने यूएस के साथ साइमल्टेनियसली की। तो ये बताता है कि इंडिया किस तरीके से पूरे पावर को बैलेंस कर रहा है, और ऐसा इसलिए हुआ है कि यूएस को ना इंडिया चाहिए इंडो पैसिफिक में चाइना को कंटेन करने के लिए। चाइना को इंडिया चाहिए, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी को अगर दुरुस्त रखना है, प्रिवेंट रखना है, तो चाइना को इंडिया चाहिए उसके गुड्स को कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि रसिया तो उसको सैंक्शन, उसके ऊपर सैंक्शन लगाएगा। तो रसिया से चाइना, यूएस से चाइना को दिक्कत होने वाली है। तो चाइना भी चाहेगा अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करें, तो वो प्रोटेक्शन कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी इंडिया से। रसिया को इंडिया चाहिए ताकि जो ग्लोबल लेजिटिमेसी है वो बैलेंस बना रहे। यूरोप को इंडिया चाहिए ताकि
एक अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग बेस मिल जाए। अभी चाइना है तो चाइना प्लस वन मिल जाए। तो ये सारी चीजें सर। तो अभी देखा जाए तो पूरे मतलब इंडिया को पूरा वर्ल्ड मतलब इंडिया भी चाहिए, इंडिया को भी सब कुछ चाहिए, सभी कंट्रीज चाहिए, सबसे दोस्ती चाहिए, लेकिन लेकिन मतलब इंडिया से ज्यादा बाकियों को इंडिया की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए इंडिया बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बैठा हुआ है। अगर हम अपने मतलब सबसे जो मेरा स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट है उसकी हम बात करें तो इंडिया के पास एक मतलब वर्ल्ड का सबसे यूथ कंट्री है जहाँ पे 600 मिलियन लोग अभी 25 साल से कम उम्र के हैं। और ये आने वाले टाइम में फ्यूचर का सबसे बड़ा बाजार होने वाला है भारत। तो अभी अभी हम आप अगर हम अभी देखें तो हमारे पास इस तरीके का टैलेंट प्लस उसके अंदर एक जो भी एक स्केल है उसकी एक इस तरीके का कॉम्बिनेशन है जिसके वजह से हम आज वर्ल्ड के टॉप कंपनियों के अंदर हमारे इंडियंस ओरिजिन्स के लोग उस कंपनीज को ड्राइव कर रहे हैं, चला रहे हैं, बीइंग ए सीईओ सीएफओ जस्ट लाइक। और ये अपने आप में मतलब इक्वेशन क्रिएट करता है लॉन्ग टर्म पावर के लिए। और ये इसी वजह से है क्योंकि हमारे जो इंडियंस हैं उनकी जो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है, डेमोग्राफिक अंडरस्टैंडिंग है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, वो काफी शानदार है। अब हम देखें तो इंडिया सिर्फ वर्कफोर्स ही नहीं है। हमने अभी जो बात किया है कि इंडिया फ्यूचर का सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट अभी भी है और आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा कंज्यूमर मार्केट सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट होने वाला है क्योंकि इंडिया के अंदर यूथ बहुत ज़्यादा है। यूथ पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा है। लोग काफ़ी ज़्यादा रहेंगे और अगर यंग पॉपुलेशन है तो इनकी जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो ये कंज्यूम भी करेंगे। तो इस वजह से पूरे ग्लोबल के लिए इंडिया एक ऑप्शन नहीं है, इंडिया एक नेसेसिटी है। तो इंडिया के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। इंडिया के साथ बिना दोस्ती किए मुझे नहीं लगता कि बाकी पूरे वर्ल्ड का कुछ कल्याण हो सकता है। तो आइए वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अपने इंडियन मार्केट के साथ भी कोरिलेट करेंगे कि ये जो स्ट्रेटजी है या इंडिया के पास ये जो लेवरेज है वो हमारे इंडियन मार्केट में स्टॉक मार्केट को किस तरीके से ड्राइव कर सकती है और किस तरीके से बेनिफिट पहुंचा सकती है। जय हिंद।